दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। इस बार जब महाराष्ट्र के मतदाता 20 नवंबर को मतदान करेंगे तो सिर्फ अगली सरकार ही नहीं चुनेंगे, असली नकली शिवसेना और एनसीपी का फैसला भी करेंगे। बेशक इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 2-4 नहीं बल्कि 16 राजनीतिक दल दांव लगा रहे हैं। इनके अलावा बतौर निर्दलीय भी कुछ नेता अपनी किस्मत आजमाएंगे ही। ऐसे में संभव है कि कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवारों के नामों को एडजस्ट करने के लिए एक से अधिक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सहारा लेना पड़ जाए। बहरहाल सत्ता की मुख्य जंग सत्तारूढ़ महायुति यानी एनडीए और महाविकास अघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन के बीच ही होगी। दरअसल अघाड़ी की उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार गिराकर ही महायुति सत्ता में आई। उस सत्ता परिवर्तन के खेल में उद्धव ठाकरे की शिवसेना की बड़ी भूमिका रही। बेशक असली खिलाड़ी बीजेपी ही थी, जिसकी सह पर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना विधायक दल में जबरदस्त बगावत हुई। बीजेपी विधानसभा में सबसे बड़ा दल है, फिर भी उसने उस बगावत के लिए पुरस्कार स्वरूप मुख्यमंत्री पद शिंदे को सौंप दिया और अपने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का उप मुख्यमंत्री बनाकर डिमोशन कर दिया। समझना मुश्किल नहीं होना चाहिए कि जिन कारणों से शिंदे बगावत की अगुवाई करने के लिए तैयार हुए होंगे, उनमें मुख्यमंत्री पद का प्रलोभन भी शामिल रहा होगा। इसमें दो राय नहीं कि शिवसेना विधायक दल का बहुमत शिंदे के साथ गया और उद्धव अपने पिता बाला साहेब ठाकरे द्वारा बनाई गई पार्टी में ही अल्पमत में रह गए। हालांकि शिवसेना में बगावत की वैधानिकता पर विधायिका से लेकर न्यायपालिका तक सवाल उठे, पर अब जबकि नए विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जनता की अदालत में निर्णायक फैसला हो जाएगा कि वह शिंदे की शिवसेना को असली मानती है या उद्धव ठाकरे। वैसे अभी चंद महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में मतदाताओं का मन उद्धव ठाकरे की शिवसेना की ओर झुका हुआ नजर आया। महायुति यानी एनडीए को 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले 2024 के लोकसभा चुनाव में भारी नुकसान हुआ। पिछली बार 48 में से 41 सीटें जीतने वाला एनडीए इस बार 17 पर सिमट गया। पर उसके बाद शिंदे सरकार ने दनादन लोक लुभावन योजनाओं की घोषणा कर मतदाताओं का मन मोहने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। शायद इसलिए महाराष्ट्र में हरियाणा के साथ ही विधानसभा चुनाव नहीं करवाए गए। 2019 में दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव एक साथ हुए थे। ध्यान रहे कि तब बीजेपी और शिवसेना साथ थे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले हुई शिंदे मंत्रिमंडल की अंतिम बैठक में 150 मिनट में मुफ्त रेवड़ियां बांटने वाली 50 योजनाओं की घोषणा की गई। ये घोषणाएं सत्ता विरोधी भावना के साथ ही उद्धव ठाकरे के प्रति सहानुभूति को भी कम कर मतदाताओं का मन कितना बदल पाएंगी, इसका पता तो 23 नवंबर को मतगणना से ही चलेगा। लेकिन लोकसभा चुनाव से यह संकेत तो साफ है कि शिंदे की शिवसेना अजित पवार की एनसीपी की तरह हवा हवाई नहीं है। जी हाँ, वही अजित पवार जो देवेंद्र फडणवीस के साथ सुबह तड़के उप मुख्यमंत्री बनकर शरद पवार की एनसीपी तोड़ने में एक बार नाकाम रहे थे। उद्धव ठाकरे सरकार के पतन के बाद जब शिंदे सरकार महाराष्ट्र में पदारूढ़ हो गई तो किसी भी संभावित परिस्थिति से निपटने के लिए बीजेपी ने एक बार फिर अजित पवार के जरिए एनसीपी तोड़ने की कोशिश की। इस बार कामयाबी मिली। एनसीपी के 2/3 विधायकों ने अजित के साथ बगावत कर पार्टी में विभाजन को अंजाम दिया। विडंबना यह कि 5वीं बार भी अजित पवार की गाड़ी उप मुख्यमंत्री पद पर ही जाकर रुक गई, जबकि उनका सपना मुख्यमंत्री बनना है। इस सवाल का सही जवाब दे पाना मुश्किल है और शायद अब अप्रासंगिक भी कि अगर शिंदे के जरिए शिवसेना तोड़ने से पहले अजित पवार एनसीपी तोड़ पाते तो उनका सपना साकार हो गया होता। बहरहाल इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में सबसे खराब प्रदर्शन अजित पवार की शिवसेना का ही रहा। जाहिर है परंपरागत मराठा वोट बैंक की सहानुभूति
अपने सबसे बड़े और बुजुर्ग नेता शरद पवार के साथ है, जिन्हें उन्हीं के द्वारा राजनीति में आगे बढ़ाए गए भतीजे ने एक नहीं 2 बार धोखा दिया और उनके लिए सार्वजनिक रूप से आपत्तिजनक टिप्पणियां भी की। जाहिर है, लोकसभा चुनाव के बाद महायुति में भी अजित की अहमियत कम होती गई है। भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो अजित पवार को बीजेपी के लिए बोझ मानने लगा है। मंत्रिमंडल की अंतिम बैठक से 10 मिनट बाद ही अजित के बाहर चले जाने से कई तरह की अटकलों को हवा मिली है। शरद पवार द्वारा उन्हें अपनी पार्टी में वापस लिए जाने से इनकार के बाद अजित के विकल्प बहुत सीमित हैं। वह बीजेपी से बहुत ज़्यादा सीटों की सौदेबाजी करने की स्थिति में नहीं है। इसका एहसास बीजेपी को भी है। ऐसे में अगर अजित को सम्मान बचाने लायक सीटें भी महायुति में नहीं दी गई, तब वह क्या करेंगे, यह बड़ा सवाल है। बेशक वो महायुति में रहकर लड़ें या अकेले, इन विधानसभा चुनावों में यह फैसला तो हो ही जाएगा कि महाराष्ट्र के मतदाता असली एनसीपी किसे मानते हैं, शरद पवार की पार्टी को या उनके बागी भतीजे अजित पवार की पार्टी को। जाहिर है, जिसकी एनसीपी असली होगी वही मराठाओं का असली नेता भी होगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में होने वाला असली नकली शिवसेना और एनसीपी का फैसला इन नेताओं के राजनीतिक भविष्य की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण होगा ही, नई सरकार के गठन में भी उसकी निर्णायक भूमिका रही है। जिस गठबंधन के घटक दलों को मतदाता असली मान लेंगे, संख्या के खेल में वो सीटों में आगे निकल जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।